होप कि आप लोग सब सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं और आप लोगों को थोड़ा थोड़ा फायदा समझ में आना शुरू हुआ है। कोई जना ऐसा है क्या जिसको अभी भी बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है? कोई ऐसा जना है पार्टिसिपेंट्स में जो सेशंस तो रोज अटेंड कर रहा है लेकिन बात समझ में नहीं आ रही है? ऐसा कोई है क्या? गौसिया, कोई ऐसा जना है जिसको बहुत उलझन हो रही है, बड़ी परेशानी हो रही है, बात नहीं समझ में आ रही, सब लोग क्या बात कर रहे हैं, मैं इसको अपने जीवन में कैसे अप्लाई करूं? ऐसा कोई है क्या? नहीं मैम, किसी ने हाथ तो रेज नहीं किया। तो मैम सुप्रिया जी कह रही हैं चैट पे। तो मैं अज्यूम करूं कि सब लोगों को बात समझ में आ रही है? मैम सुप्रिया जी ने लिखा है चैट पे मेरी करके। सुप्रिया का क्या है? सुप्रिया को सब आगे का आज ही जानना होता है। मैं अभी सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि कोई ऐसा जना है जिसको अभी तक की हुई बात नहीं समझ में आ रही है, कैसे फॉलो करनी है? सुप्रिया को तो आगे का पूछना होता है ना हमेशा। So, I assume कि सब लोगों को समझ में आ रहा है। क्या कह रहे हैं सुप्रिया, बताइए। सुप्रिया जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए। हेलो, बोलिए सुप्रिया। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, बताइए। एक्चुअली मैम मेरा प्रॉब्लम यही हो रही है कि कल का जो सेक्शन है वो पूरा मुझे समझ में नहीं आया है। कल का कौन सा सेशन था? एक्चुअली कल का जो पूरा सेक्शन जो हुआ है वो मुझे पूरा समझ में नहीं आया है। मैं आपसे पूछ रही हूँ सेशन क्या हुआ था कल? कल एक्चुअली मैं आप पहले देख लो कि सेशन हुआ क्या था, फिर आप क्वेश्चन पूछो। पहले पता तो चले कि कौन सा सेशन आपको नहीं समझ आया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है बात। रीना मैम है ना, कल जो सेशन ले गई थी उनके बारे में बोल रही हूँ। उनका क्या नहीं समझ में आया? मैम ने क्या सेशन लिया था कल? कबीर जी को लेके जो बात बोल रही थी ना, एक्चुअली वो मुझे समझ में नहीं आया। आपने कबीर के दोहे कभी पढ़े हैं? नहीं, वो क्या चीज है मुझे पता भी नहीं है। तो अच्छा, पहले तो आपको बता देती हूँ कि कबीर चीज नहीं है। कबीर एक बहुत बड़े संत थे, भारत के थे, ठीक है? तो पहले ऐसे करो, तुम्हारे पास स्मार्टफोन है ना, नेट पे पहले जाके कबीर को गूगल करो, देखो कि कबीर कौन थे, उन्होंने क्या लिखा है, उसको समझो। और फिर मैं आपका कबीर का जो सेशन कल लिया था रीना मैम ने, मैं उसके ऊपर आपके क्वेश्चन आंसर करूंगी। ओके, ठीक है। ठीक है, पहले कबीर को देखो, समझो, क्या उन्होंने बोला हुआ है वो देख लो थोड़ा सा पहले, फिर हम लोग बात करेंगे। ओके, ठीक है। ओके, थैंक यू सुप्रिया जी। थैंक यू। मैम या गौसिया? हाँ मैम, पवन ठकराल करके हैं, वो सवाल पूछना चाह रहे हैं। करिए अनम्यूट। पवन जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए। हो गया? हाँ जी, बताइए मिस्टर ठकराल। मैडम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैडम मेरे को 14 महीने हो गए मेरे ऑपरेशन को। हाँ जी, 14 महीने हो गए मेरे ऑपरेशन को। हाँ जी, हाँ जी। तो गले में हुआ था मेरा ऑपरेशन।
जी 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 तो उसके बाद से मैं कीमो हुई, हर हफ्ते मेरी कीमो होती थी। जी उसके बाद में मेरे वो थेरेपी हुई, 36 थेरेपी हुई मेरी। जी जी तो मैं उसके बाद में ढंग से बोल भी नहीं पा रहा हूँ, जैसे आवाज मेरी आपको साफ नहीं आ रही होगी। जी और खाने में मैं तो बहुत कुछ खा ही नहीं सकता। जैसे आप केला देती हैं तो मैं केला भी बहुत मुश्किल से चबा पाता हूँ, क्योंकि मेरे दांत से ये जबड़ा पूरा हटा रखा है डॉक्टर ने, एक साइड का। तो दांत अंदर, नीचे वाले दांत में मेरे अंदर घुस गए, तो वो बैलेंस नहीं बैठ रहा। तो मैं रोटी भी खाता हूँ, दिन में एक रोटी खा पाता हूँ, और वो भी मिक्सर में ग्राइंडर करके। जी ऐसे में चबा ही नहीं पाता, क्योंकि मेरे दांत अंदर से बहुत वीक हो गए। जी 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 तो अब मैं ये सोच रहा हूँ, आप जो बता रहे हैं खाने पीने का 12 बजे तक अभी केला खाएं, पपीता खाएं, तो मैं दूध भी आपने मना कर दिया, चीनी भी आपने मना कर दी, तो मैं इसका समाधान बताइए कि अपना पेट कैसे भरूं, और ये जो ताकत है शरीर में वो क्या क्या है मैम? तो जब उस दिन न्यूट्रिशन का सेशन लिया था जानिता मैम ने, मुझे ध्यान है कि उन्होंने अलग से बताया था कि जिन लोगों को खाने में प्रॉब्लम है, वो लोग, जो आप जब केला खाना है आपको, तो आप केले को मिक्सी में चला के और फिर उसको ग्लास में डाल के चम्मच से ऐसे खाएंगे। ऐसे ही पपीते को भी आप मिक्सी में और खजूर को उसके साथ डाल के कर लीजिए, तो बहुत टेस्टी भी हो जाएगा। जब आपको दूध पीने का जो बात कही थी, वो ये कही थी कि दूध ये वाला नहीं पीना है, मतलब जानवर के दूध के लिए मना किया था। और उन्होंने ये बताया था कि अगर आप 8-10 बादाम रात में भिगो दीजिए, सुबह में उसमें 1 गिलास पानी डाल के मिक्सी में चला लीजिए, वो बादाम का दूध होता है जो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। मैडम बादाम में चबा ही नहीं पाता हूँ। बादाम चबाना नहीं है मिस्टर ठकराल, रात में भिगो देना है, सुबह में छील लेना है, उसके बाद 1 गिलास पानी उसमें डाल के मिक्सी में चला देना है, तो वो दूध बन जाएगा बादाम का। अच्छा, ठीक ठीक है ना, उसको पीना है। जो आपने चीनी की बात की, आप गुड़ अपने लिए यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये बादाम के दूध में थोड़ा सा गुड़ डाल के मिक्सी में चलाना है, वैसे भी कर सकते हैं। ओके। तो कोई भी चीज आपको ऐसी नहीं बताएंगे जो आप कर नहीं पाएंगे। तो पेट तो भरना ही भरना है, लेकिन क्योंकि आपको चबाने में अभी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इस तरह से अपना खाना करके खाएंगे। तो उसके बाद उन्होंने सलाद के बारे में बताया था, उन्होंने ग्रीन जूस के बारे में बताया था ना। तो हाँ मैम, बताया था। आई होप कि आप ग्रीन जूस पी रहे हैं। फिर अगर आप खिचड़ी या दाल, जो भी चीज चम्मच से खा सकते हैं आराम से, उसको बहुत मुलायम करके खाइए, ओके मैम। है ना। और शाम को जो उन्होंने बताया था कि अगर आप अखरोट, बादाम, ये सब चीजें खा सकते हैं, तो भी इसको खाने की जरूरत नहीं है, इसको मिक्सी में चला के उसका पाउडर बना लीजिए। ठीक है, पाउडर को थोड़ा सा 2 चम्मच 3 चम्मच लेके इतने से पानी में, और अगर आपको उसमें जरा सा गुड़ डालना है वो भी डाल सकते हैं, मिक्सी में चला के उसको पी लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी चीज खाने की बताई गई है उसको मिक्सी में चला के कर लीजिए, लेकिन समय का ध्यान रखिए कि कब क्या चीज करना है ना, तो उसका ध्यान रखिए। दूसरा, जो आप बात नहीं कर पा रहे हैं अभी, तो उसके लिए आप, लेकिन ऐसा मत करिए कि बात नहीं कर पा रहे हैं तो बात नहीं कर रहे हैं, बात करने की कोशिश करते रहिए। जितनी ज्यादा एक्सरसाइज आपके मुंह की होगी, उतना ज्यादा दोबारा से एडजस्ट हो जाता है मुंह, लेकिन होगा तभी जब आप उसको चलाते रहेंगे, है ना। अगर उसको चलाएंगे नहीं तो फिर वो नसें उसी तरह से जुड़ जाएंगी, फिर आपको बाद में और ज्यादा प्रॉब्लम। या थैंक यू मैम, थैंक यू। ऑल राइट, थैंक यू पवन जी। हाँ जी मैम। हाँ, अभी क्या
मैम सोनल मैम है हमारे साथ, कैंसार्थी अलुमनाई। सोनल, ओके, ऑलराइट, ले लीजिए आप। हाँ जी, सोनल मैम प्लीज अपने माइक अनम्यूट कीजिए। आई होप कि अब जो आप लोग खाना खा रहे हैं वो ये सोच के खा रहे हैं कि मैं अपने भले के लिए खा रहा हूं। मुझे ये जो खाना मैं एक एक चम्मच एक एक कौर अंदर डाल रहा हूं, ये हर टुकड़े के खाने के साथ, हर चम्मच के साथ मैं ठीक हो रहा हूं। तो उसको खाने को देखते रहिए कि ये वो वाला खाना है क्या जिससे आप ठीक होंगे। तो जरा अपना ध्यान जो है अपने खाने के ऊपर लगा के खाइए। जब सांस ले रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, तो हर एक सांस जो अंदर जा रही है उसको समझ के लीजिए कि इस सांस से जो मेरे अंदर जा रही है, ये इतनी ऑक्सीजन मेरे अंदर जा रही है कि मैं बिल्कुल पूरा का पूरा ठीक हो रहा हूँ, शरीर से, मन से, दिमाग से, तीनों चीजों से। तो हर सांस जो है आपकी मीनिंगफुल हो जाएगी, होने लगी होगी, हो जानी चाहिए। तो जो हम सांस लेते हैं, हर सांस के साथ पॉजिटिविटी को अंदर लीजिए। जो हर एक सांस बाहर जा रही है, उस हर सांस के साथ अपनी टॉक्सिसिटी को बाहर फेंकिए। जो सोच रहे हैं, जैसे बिहेव कर रहे हैं, उससे 1 मिनट पहले थोड़ा सा दिमाग में रखिए कि जो ये आई मेरे अंदर, थॉट जो आई, ये जो विचार आया, इससे मेरा फायदा हो रहा है या मेरा नुकसान हो रहा है। शुरू में जब विचार आएगा तो चल जाएगा वो थोड़ी देर, लेकिन जैसे ही जागरूकता आएगी, ये समझ लीजिए कि ये जो विचार है जिसके ऊपर मैं सोचे जा रहा हूँ, इतना मंथन हो रहा है, ये मेरे भले के लिए है या मेरे भले के लिए नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ। जिस तरह से मैं बिहेव कर रहा हूँ वो मेरे भले के लिए है या मेरे भले के लिए नहीं है। अगर मैं गुस्सा कर रहा हूँ, मेरे को किसी से ईर्ष्या हो रही है, मैं किसी से बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा हूँ, बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, तो जैसे ही जागरूकता आएगी, इस चीज को सोचिए कि ये मेरे अच्छे के लिए है क्या, मेरे अच्छे के लिए। बस ये जो मैं हूं, 5 फुट 4 इंच, 5 फुट 8 इंच, 5 फुट 10 इंच, ये जो मेरा स्ट्रक्चर है, ये जो मेरा शरीर है, ये जो मेरा मन है, मेरा दिमाग है, ये हर विचार जो मेरे अंदर आ रहा है और जो मैं जिसके हिसाब से बिहेव कर रहा हूँ, ये क्या मेरे अच्छे के लिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मेरे अच्छे के लिए नहीं हो रहा, छोड़ दीजिए। हर वो चीज जो आपके अपने अच्छे के लिए नहीं है, छोड़ दीजिए। अगर आपको खाना ऐसा खाते रहे हैं जो आपको अब समझ आ रहा है मेरे अच्छे के लिए नहीं है, छोड़ दीजिए, अपने अच्छे के लिए काम करिए। आई होप कि आपने ये बात समझनी शुरू कर दी है कि आपका जो स्वास्थ्य है, आपकी जो हेल्थ है, वो आपकी जिम्मेदारी है। आपके आसपास जो लोग रहते हैं, आपके जो परिवार के लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो अपनी जिम्मेदारी को समझिए और अपनी हेल्थ को अच्छा करिए। सोनल, आप हैं हमारे साथ? Yes, ma'am. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। सोनल, आपने कैंसार्थी वाला कोर्स किया था 2015 में? हाँ मैम। 2015 में, है ना? और आप उस साल का जो कैंसार्थी कोर्स था, जो 4 महीने का फुल टाइम आपने किया, उसमें आपने टॉप भी किया था। यस मैम। है ना? ओके, तो पहले तो ये बताइए कि वो जो कैंसार्थी कोर्स था, एक जल्दी से बताइएगा कि वो जो कैंसार्थी कोर्स था आपने क्यों किया था, क्या सोच के किया था? एक्चुअली मैम उस समय मेरी मम्मी की ट्रीटमेंट चल रही थी टाटा हॉस्पिटल में,
और ट्रीटमेंट के दौरान हमें काफी सारी चीजों में प्रॉब्लम्स आ रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था उनको कैसे देखना है, क्या करना है, क्योंकि वो थोड़ा सा स्ट्रांग थे लेकिन बाद में वो थोड़ा सा उनके मेंटल हेल्थ में थोड़े से प्रॉब्लम्स आने लग गए थे, तो वो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था ये ऐसे क्यों हो रहा है। और इस कोर्स की वजह से मुझे ये जानने में बहुत अच्छा फायदा हुआ। शुरू में हमें पता नहीं चला था कि कोर्स में क्या होगा क्या नहीं, लेकिन जैसे मैंने ये कोर्स में स्टार्ट किया, क्योंकि इतना यकीन था कि इस कोर्स से मुझे मेरी मम्मी के लिए और मुझे लोगों में अगर किसी को कुछ जानकारी देनी है तो मुझे कुछ ना कुछ फायदा होगा। लेकिन जब कोर्स में एक्चुअली मैंने ज्वाइन किया तो उसमें से जो बातें समझ में आई, तो इतना पता था कि कैंसर हुआ है, उसका ट्रीटमेंट करना जरूरी है, लेकिन ट्रीटमेंट सिर्फ बॉडी के ऊपर होता है यहाँ तक है, लेकिन मेंटली उसमें कितने सारे चेंजेस आते हैं ये मुझे कोर्स करने के बाद पता चला मैम। कि जो चेंजेस है वो सिर्फ बॉडी में नहीं रिएक्ट होते हैं, वो मेंटल हेल्थ पे भी काफी होते हैं। तो ये कोर्स में मुझे समझ में आई और फिर मैंने अपने घर में भी लोगों को बताया, जैसे मेरे पिताजी है, डैडी को बोला कि नहीं ये अभी उनकी स्टेज है तो हमें देखना चाहिए, क्योंकि ये मैं चीजें सीख रही हूँ तो हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि उनमें ये चेंजेस हो सकते हैं। ये मुझे कोर्स की वजह से काफी अच्छे से समझ में आया। तो जब आप कोर्स कर रहे थे तो आपको कुछ मुश्किल आई क्या कोर्स करने के समय में? बिल्कुल भी नहीं मैम, कुछ भी मुश्किलें नहीं आई। उल्टा मैंने कोर्स तो बहुत अच्छे से और मैंने बैक टू मेरी लाइफ, कॉलेज लाइफ एंजॉय करके वो कोर्स कंप्लीट किया। ओके। मुश्किलें कोई नहीं आई। मुश्किल कोई नहीं आई। और फिर आपने कोर्स खत्म करने के बाद एज अ प्रोफेशनली ट्रेन्ड कैंसर केयर गिवर आपने काम करना शुरू किया, है ना? यस मैम। तो आपको क्या लगता है जब आप पीछे देखते हो कि आपने कोर्स किया था, तो उसका सबसे बड़े जो 2 फायदे हैं या 3 फायदे हैं वो आपको क्या समझ में आते हैं? मैम सबसे बड़ा पहला फायदा ये है कि हमें उस टाइम पे मतलब पेशेंट्स के अंदर मन में क्या भाव चल रहा है वो जल्दी कैच हो जाता है, क्योंकि ये कोर्स का यही पॉइंट है कि पेशेंट्स जो है या फिर उनके रिलेटिव है उनका माइंड क्या है ये जल्दी पता चल जाता है, उनके प्रॉब्लम्स क्या है वो हम उसी क्यू से आए हैं तो हमें पता है कि उनके प्रॉब्लम्स क्या है, तो वो चीज हमें जल्दी कैच हो जाती है और कनेक्शन पेशेंट्स के साथ है या उनके केयर गिवर के साथ है वो जल्दी बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये चीज जो बोल रहे हैं ये हमारे माइंड रीड कर रहे हैं, क्योंकि ये चीजें हम लोग ने सीखी है कि वो सारी चीजें कैसे करना है। तो ये मुझे एक प्लस पॉइंट लग रहा है इस चीज से। और दूसरी चीज कोर्स के बाद हमें सारी चीजों की जानकारी मिल गई कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कीमो के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, रेडिएशंस के क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, सर्जरी कब होती है, क्यों होती है, अगर उनके किसी भी क्वेश्चंस होते हैं तो हमने ये सारी चीजें सीखी है तो उसका आंसर देने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। दैट्स राइट। और सोनल, अभी कोर्स करने के बाद आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, जॉब कर रहे हो, तो आप बाकी लोगों को क्या सजेस्ट करोगे कि जो लोग और किसी जॉब में नहीं है, बल्कि आप तो जॉब में थे सोनल, मुझे ध्यान है ना, आप तो ऑलरेडी टीचिंग लाइन में थे। ओके, तो जो लोग लेकिन और कोई जॉब नहीं कर रहे हैं उनको ये कोर्स करना चाहिए क्या? एक्चुअली मैम हमारी एक आदत होती है कि हम अपने सीख से किसी और को हमेशा गाइड करते हैं, जैसे किसी को कैंसर है या फिर कुछ हुआ है तो हमेशा एक दूसरे को बताते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम्स है, ये हुआ है। अगर ये कोर्स करके आपकी नॉलेज और बढ़ता है तो फिर डेफिनेटली आपको नॉलेज भी बढ़ा के और उसमें आपका एक इनकम सोर्स भी हो जाता है, तो ये बहुत अच्छा एक है प्लेटफॉर्म। और मैंने तो इसमें ज्वाइन करके मुझे खुद को ये फायदा हुआ है कि मैं दूसरों को जब किसी को हेल्प करती हूँ और वो जब सेटिस्फाइड होते हैं तो ये खुशी किसी और जॉब से तो नहीं मिल पाती है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सो यस, थैंक यू सो मच सोनल। Hello.
How are Good you, ma'am? morning. I am good. Thank you, Gausia ji. And सबको good morning. Ruby ma'am, good morning to you as well. Good morning. और You are looking very, very pretty today. thank you. Right, thank you so much and good morning सबको. मैं से होप कर रही हूँ, अज्यूम कर रही हूँ और मेरा यकीन भी है कि आप सब अपने अपने घरों में, जैसे गौसिया जी शुरू करती है हमेशा, सेफ है, सुरक्षित है और अपने पूरे स्वास्थ्य का, अपने फिजिकल हेल्थ का, अपने शरीर का और अपने मेंटल हेल्थ का, अपने माइंड का अच्छे से ख्याल रख रहे हो. गौसिया जी, क्या मेरा आवाज ठीक आ रहा है? क्योंकि मेरे पास आ रहा है कि नेटवर्क वीक है करके. नहीं, ma'am. Is it okay? Your voice is ठीक है ना? ठीक. ओके, ऑलराइट, ग्रेट. ठीक है, तो इस नोट पे हम शुरू करेंगे आज का सेशन, जो कि है हमारे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में. जैसे कि हमने पहले सेशन में भी ये बात की थी, दोबारा अभी करूंगी कि हमारा जो मन है, मानसिक स्वास्थ्य है, वो हमारे शरीर जितना ही, यानी कि हमारे फिजिकल हेल्थ, शारीरिक जो हमारी हेल्थ होती है, तबीयत होती है, ये दोनों उतने ही इम्पोर्टेंट है. और इस दोनों में से कोई एक भी अगर लड़खड़ा जाए तो हमारा जो पूरा सिस्टम है, हमारा दिनचर्या है, हमारा ओवरऑल जो हम कहते हैं ना कि वेलनेस होता है, वो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होता रहता है. और जैसे आज सोनल जी ने भी हमारे साथ बहुत अच्छी बातें शेयर करी है कि कैसे स्पेशली कैंसर में जो हमें लगता है कि हाँ ये सब फिजिकल तौर पे अफेक्ट करता है, जो कि करता है, बट उसके अलावा जो है कि हमारे मानसिक स्थिति, हमारे मेंटल हेल्थ, हमारे इमोशंस, हमारे फीलिंग्स, ना कि बस वो पेशेंट जो वो पूरी ट्रीटमेंट के दौरान उस पूरे प्रक्रिया में से जा रहा है, बट उनकी पूरी फैमिली जो होती है, उनके केयर गिवर्स होते हैं, ये एज अ कलेक्टिवली ये लोग सारे इन पूरे जर्नी में साथ में जाते हैं, जहाँ पे शारीरिक लेवल पे शायद सिर्फ पेशेंट अनुभव करता है, पर मानसिक तौर पे पूरी वो जो फैमिली एक साथ जो होती है, वो सारे उस जर्नी में से साथ में जाते हैं. इसीलिए मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, माइंड से रिलेटेड जो जो चीजें हैं, उसे जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम अगर जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस पे काम कैसे किया जाता है. दैट इज हाउ हम इन सेशंस के दौरान हम जानने की बातें करते हैं, और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन, जैसे हम सेशन के में आगे जाते हैं, हम कुछ टिप्स की बात करते हैं, टेक्निक्स की बात करते हैं, जिसको हम डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था एक बात कि जब हम माइंड की बात करते हैं, मन की बात करते हैं, तो दो पहलू है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है मानसिक स्वास्थ्य में. एक होता है हमारे इमोशंस, यानी कि फीलिंग्स, भावनाएं कैसी होती है? गुस्सा आता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, जेलसी होती है. ये सारे जो इमोशंस है जो हम फील करते हैं, ये एक बहुत अहम हिस्सा है हमारे मानसिक स्वास्थ्य का. दूसरा इसमें क्या आता है, वो है हमारे थॉट्स, यानी कि विचार. अक्सर हमें क्या लगता है कि जो हमारे ये फीलिंग्स है, इमोशंस है, भावनाएं है, ये प्रॉब्लम है. बट अगर हम अच्छे से समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो फीलिंग्स और इमोशंस है, ये सिर्फ एक बाई प्रोडक्ट है. किस चीज का बाई प्रोडक्ट है? हमारे विचारों का. तो अगर हम एक प्रकार से विचार जब करते हैं, तो उससे जो उत्पन्न होता है, जो बाहर आउटकम आता है, वो है हमारे फीलिंग्स. राइट? तो अगर हमें फीलिंग्स चेंज करनी है, अगर हमें हमारे इमोशंस को बदलना है, तो अगर मुझे इस वक्त लोनली लग रहा है, अकेलापन लग रहा है, तो इसका मतलब मुझे क्या बदलना है? मुझे सिर्फ इमोशंस बदल के कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. शायद मैं उस 2-3 मिनट के लिए कुछ और काम कर लूं तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा, पर दोबारा मुझे वो लोनलीनेस फील होगा. तो ये क्यों होता है? क्योंकि उसके पीछे की जो हम कहते हैं ना, जो उसको एक एनर्जी देता है, वो क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे विचार. तो हमने काम किस पे करना होता है? विचारों पर विचार पे काम करने से पहले हमें सबसे पहले जिस चीज पे ध्यान देना है, वो है भावनाएं. क्यों? क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि हम किस विचार पे काम करने वाले हैं. ठीक है, अब विचारों का एक और एक खूबी है, एक प्रॉपर्टी है इनकी. जब हम एक प्रकार से विचार करते हैं ना, तो हमारे ब्रेन में
ब्रेन की बात हो रही है, अभी माइंड की बात नहीं कर रही हूँ मैं। ब्रेन में रास्ते बनना शुरू होता है जिसे हम कहते हैं न्यूरो पाथवेज। ये रास्ते कुछ हमारे नॉर्मल जो सड़कें हैं ना जिसमें हम चलते हैं, गाड़ी चलाते हैं, ये बस वैसे ही सड़कें बनती है। अब क्या होता है कि जब हम विचार शुरू करते हैं वो रास्ता बनना शुरू होता है। हम अगर उस एक विचार को दोबारा दोबारा सोचते रहे तो वो जो रास्ता है वो पूरा 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 बनता जाता है और वो रास्ता पूरा स्ट्रांगली बन जाता है, यानी कि पक्की सड़क बन जाती है। अब पक्की सड़क बनेगी तो क्या होगा, वहां से जाएंगी ना गाड़ियां तो जाएंगी, वो रास्ता यूज होगा। तो जब पक्की सड़क बन जाती है ब्रेन में, यानी कि न्यूरो पाथवे जब बन जाता है, तो वहां से जो न्यूरॉन्स है उनका आना जाना एक रेगुलर बेसिस पे होता है। ठीक है, तो ये किससे बनते हैं, ये बनते हैं हमारे विचारों से। और जब हम एक ही प्रकार से बार बार उस चीज को जब सोचते हैं तो क्या होता है, वो रास्ता जो है वो एकदम पक्का रास्ता बन जाता है, एकदम स्ट्रॉन्ग रास्ता बन जाता है। अब ये जो न्यूरॉन्स उस रास्ते से चलते हैं उससे क्या होता है, वहां से कनेक्शन जाता है, हमारा ब्रेन का एक हिस्सा है जिसे हम कहते हैं एमिगडाला। ये जो एमिगडाला है ना, यहाँ पे सारे केमिकल्स रखते हैं और ये केमिकल्स कब निकलते हैं बाहर, जब हमें कुछ जो फीलिंग्स जो अनुभव हम करते हैं ना वो उस एमिगडाला के उस केमिकल्स से होता है। अब ये केमिकल्स कब निकलेंगे, अपने आप निकलेंगे नहीं, ये तब निकलेंगे जब इस रास्ते से वो जो विचार है वहां से जो न्यूरॉन जाएंगे वो एक्टिवेट करेगा उस एमिगडाला को, और वो जब केमिकल्स छोड़ेगा तो हमें जो अनुभव होता है वो है फीलिंग्स। तो ये कनेक्शन है बिटवीन आप जो अनुभव करते हो, जो आप सोचते हो। तो बिना सोच के कोई अनुभव आना, कोई फीलिंग्स आना एकदम इम्पॉसिबल है। तो अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो उसका जैसे उदाहरण के लिए, तो फॉर श्योर उसके पीछे कोई विचार होगा। विदाउट एनी विचार बिल्कुल गुस्सा नहीं आ सकता। अगर आपको उदास लग रहा है, रोना आ रहा है, और अगर मैं आपको पूछूं क्या हो रहा है और आप बोलो मुझे नहीं पता, मुझे कोई विचार नहीं आ रहा है, ऐसा इम्पॉसिबल होता है। बट जो पहली चीज हम जिस पे ध्यान दे सकते हैं वो है हमें अभी इस मोमेंट में मुझे क्या फील हो रहा है। जब मुझे फीलिंग पता चलेगी उससे मैं जा पाऊंगी अपने विचारों पर कि मुझे इस वक्त थॉट्स क्या आ रहे हैं, और जब हम थॉट्स पे काम करेंगे तब हमें पता चलेगा कि हमारे जो ये फीलिंग्स है इसमें भी बदलाव आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं कि जैसे आज एक और उदाहरण मैं देती हूँ आपको। जैसे आज का हमारे पास एक जो सवाल आया था कि जो खाने पीने की चीजें हैं, जैसे रूबी मैम ने भी ये बात बताई हमें कि अब तक हम जो चीजें करते आ रहे थे, खाने की जो प्रक्रिया स्पेशली, और अभी हमें पता है कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य के लिए इससे बहुत हानि हो रही है, तो इसमें बदलाव लाना है। बट ये चीज आपको भी अक्सर पता चलेगी कि बदलाव लाना डिफिकल्ट हो जाता है। हालांकि हमें पता होता है कि ये चीज से मुझे नुकसान होगा, फिर भी चेंज लाना बहुत ही डिफिकल्ट चीज होती है। ये क्यों होता है डिफिकल्ट? क्योंकि आपके जो ब्रेन में है वो जो रास्ते बन चुके हैं ना, वो पक्की सड़क बन चुकी है, और जब सड़क एकदम पक्की बन जाती है तो वहां से वो चाहता है कि अच्छा इसमें से न्यूरॉन्स चले, अगर न्यूरॉन्स नहीं चलेंगे तो हमें वहां पे अच्छा नहीं लगता है। बस सेम प्रकार से आपके विचार होते हैं। अगर आप एक प्रकार से विचार करते आ रहे हो तो वो एक प्रकार से आपका बिलीफ सिस्टम हम कहते हैं वो बन जाता है, और वो बिलीफ सिस्टम को चेंज करने की जो बात है ना, वहां पे थोड़ा सा जो कहते हैं ना, हम रास्ता इतना पक्का बन गया है कि उसको चेंज करने की जब हम कोशिश करते हैं वहां पे हमें दिक्कत आती है। और दिक्कत सिर्फ आती है यानी कि वो चैलेंजिंग है, बट वो इम्पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जितने भी लोग यहाँ पे हमें सवाल ये पूछते हैं ना कि आप जो एक्टिविटीज हमें देते हो, लिखना है या और जो जो चीजें करना है वो हम कर तो रहे हैं, बट फिर भी मुझे विचार आते हैं। विचार इसलिए आते हैं क्योंकि वो रास्ता जो है उसको अभी हम एक प्रकार से नया रास्ता बनने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जो नया रास्ता बनाने की जो प्रक्रिया है इसको समय लगता है। और इसको समय कितना लगता है? 21 दिन जो है वो रास्ता बनना शुरू हो जाता है अगर आप कंटिन्यूसली किसी एक्टिविटी को 21 दिन करो। और वो सड़क पक्की कब बन जाएगी? एकदम पक्की सड़क बनने के लिए हमें लगते हैं 90 दिन, 90 डेज, यानी कि 3 महीने। तो आप जिस प्रकार से आज तक सोचते आ रहे हो उसको भी पक्का सड़क बनने के लिए 90 डेज लगे हैं। तो
तो आपको अभी क्या करना है, हमें नया रास्ता बनाना है। हम उस रास्ते को तोड़ने की बात नहीं करते, बट हम एक नया अच्छा हेल्दी रोड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए हमने ये एक्टिविटीज जो मैं आपको बताती हूँ उसको करना जरूरी है। और करना हमने कितनी दिन है, एटलीस्ट मिनिमम मैं कह रही हूँ 90 डेज, 90 दिन। 90 दिन से पहले अगर आप एक भी दिन स्किप कर जाओ ना, तो उसमें एक्चुअली वो रास्ता बनने में उतना योगदान नहीं होगा उस एक्टिविटी का, इसीलिए 90 डेज करना होता है। ठीक है, तो फिर जब हम बात करते हैं इमोशंस या फीलिंग्स की, क्योंकि वो एक पहली चीज है जिसपे आपका ध्यान जाएगा। तो हमें जब कोई प्रॉब्लम हो रही होती है ना, जैसे बेचैनी हो रही है, तो हमें विचार नहीं समझ आते, बट हमें क्या समझ में आता है सबसे पहले कि मुझे बेचैनी फील हो रही है, तो हमें फीलिंग्स सबसे पहले पता चलते हैं। तो फीलिंग्स इज अ वेरी गुड वे, एक बहुत अच्छा तरीका है, जरिया है हमारे विचारों तक पहुंचने का। तो पहले चीज होती है कि हमने अपने आप को पूछना होता है कि मुझे इस वक्त क्या महसूस हो रहा है, क्या फीलिंग्स आ रही है। तो फीलिंग्स बहुत सारी होती है, जिसमें से कुछ हमारे फायदे की होती है, हमें बहुत अच्छा लगता है, और जो कुछ हमें लगता है कि इससे मेरा फायदा हो नहीं रहा है, उसका भी अपना फायदा होता है। जैसे कि गुस्सा, अगर मेरे साथ कोई अच्छे से पेश नहीं आए तो मुझे गुस्सा आना स्वाभाविक है, इट इज इम्पोर्टेंट। पर अगर उस चीज को, उस घटना को मैं 10 साल बाद भी उसी प्रकार से सोच सोच के, विचार कर करके अगर मुझे उसी प्रकार से गुस्सा आता रहता है, तो वहां पर प्रॉब्लम आ जाती है। तो उस चीज पे हमने काम करना होता है। तो जो हम कहते हैं कि ऐसे कुछ जो फीलिंग्स है जो कि बहुत लंबे समय तक अगर हम उस पर काम ना करें तो उस पर प्रॉब्लम होनी शुरू होती है। ऐसे फीलिंग्स में सबसे ऊपर वाली कैटेगरी, और मैं कहूँगी सबसे ज्यादा हमें प्रॉब्लम जिस बात का है ना, वो है एंगर, यानी कि गुस्सा आना। एंगर ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत पावरफुल इमोशन है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा इमोशन है जो आपको उस मोमेंट में ना दिखेगा सामने वाले के, सिर्फ जैसे उनके अनुभव, वो फीलिंग जो है उसमें ही नहीं, उनके शरीर में, उनका बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगा। तो अगर आप देखोगे ना किसी को बहुत गुस्सा आ रहा है तो लाल पड़ जाते हैं, वो हाथ ऐसे कांपते हैं गुस्से में, पसीना आना शुरू होता है, तो समझिए उसकी तीव्रता कितनी है कि पूरा शरीर उसको रिस्पॉन्ड करता है और शरीर उसको दिखाता है। अगर हम बाहर में ऊपरी तौर पे अगर इस गुस्से को इस प्रकार से देख पा रहे हैं, तो समझिए शरीर के अंदर जो हम देख नहीं पा रहे हैं उसमें क्या क्या हो रहा है, राइट। और एंगर ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन इसलिए है क्योंकि फिजियोलॉजी लेवल में, यानी कि आपके शरीर के अंदर ये जो एनर्जी क्रिएट करता है, वो समझिए एक जैसे हम खाना बनाते हैं उसमें कैसे वो जो आग लग रही है ना, वो उस प्रकार का आग है आपके शरीर में। और अगर उस आग को हम बार बार जलाते रहेंगे तो क्या करेगा, वो कहीं पे आपको शरीर के अंदर अफेक्ट करना शुरू करेगा। और अंदर अफेक्ट करेगा यानी कि क्या होगा, आपकी इम्यून सिस्टम नीचे जाएगी, एसिडिटी वाले प्रॉब्लम्स होना, ट्यूमर्स होना, अल्सर्स होना, ये जो सारी चीजें हैं, ये काफी समय तक जो ये गुस्सा है जिसको हमने बाहर जाने ही नहीं दिया, अंदर ही रखा, और एक तो पुराने एंगर पर काम नहीं किया और ऊपर से दोबारा उस चीज को सोचा। और जब मैं दोबारा सोचती हूँ उससे क्या होता है, वो रास्ता जो है, न्यूरो पाथवे है, वो एक्टिवेट होता है, वो मैसेज देता है एमिगडाला को हमारे ब्रेन में, और एमिगडाला क्या करता है, उसको सिर्फ मैसेज मिलता है तो मैसेज मिल जाता है, वो अपना दे देता है रिएक्शन एंगर वाला। तो ये ऐसी प्रक्रिया चलती रहती है, और ये जब काफी समय तक चलती रहेगी तो आप समझिए अगर इम्यून सिस्टम नीचे है, हमारे शरीर में अल्सर्स बन रहे हैं, तो हम एक प्रकार से हमारे शरीर के लिए, बीमारियों के लिए दरवाजे खोल देते हैं। तो ये पूरा जो प्रोसेस है वो शुरू कहाँ से हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आपके विचारों से, राइट। तो एंगर जब मैं कहती हूँ कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है, ना कि जस्ट फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पर ये एक ऐसा इमोशन है जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी जो रिलेशनशिप्स है उसमें भी दूरियां आ जाती है। आप समझिए अगर आप एक कमरे में चले जाते हो और वहां पर आप देखते हो कोई इंसान बहुत उदासी से बैठा हुआ है, रो रहा है, तो हम क्या करते हैं, अक्सर हम जाते हैं उनके पास, हम पूछते हैं उनको कुछ पानी ला के दूं, टिश्यू पेपर चाहिए आंसू पोंछने के लिए, या हम हेल्प करते हैं हमारे
तुम्हारे तरफ से, क्या हुआ है, मैं कुछ मदद करूं, ये अक्सर हम करते हैं ना। पर अब समझिए अगर आप रूम में चले गए और किसी को देखते हो जिसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया है, यहाँ वहां किताबें फेंक रहे, पेपर फेंक रहे, चिल्ला रहे, चीजें फेंक रहे हैं, गुस्सा आया हुआ है, ऐसे में हम जनरली क्या करते हैं, हम 2 कदम पीछे हट जाते हैं और किसी आजू बाजू वाले को पूछ लेते हैं क्या हुआ, इसको क्यों गुस्सा आया हुआ है इतना। तो एंगर ये एक ऐसा इमोशन है जो रिपेल करता है, यानी कि हमें उस पूरे सिचुएशन से हमें दूर कर देता है। जैसे कि मॉस्किटो रेपेलेंट होता है ना, हम घर में लगाते हैं ऑल आउट और सब, उससे क्या होता है, वो चलाने से मॉस्किटोस दूर भागते हैं, बस उसी प्रकार का काम करता है ये एंगर। जब एंगर आए तो हमसे लोग 2 कदम पीछे चले जाते, तो हमें मदद करने का कोई आता नहीं है, हमसे भी दूर चला जाता है। और समझिए अगर मुझे भी कोई मिलता है जिसको गुस्सा आया हो तो मैं भी थोड़ा सा दूर ही रहती हूँ उससे, कि देखेंगे बाद में, देखते इसको क्या हेल्प करनी है। पर उस मोमेंट में एंगर हमेशा रिपेल करता है। अब इस बात को समझिए कि एंगर जो है, एंगर इन इटसेल्फ इज नॉट अ प्रॉब्लम, यानी कि एंगर जो है वो अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक इमोशन जो दिखाता है ना, वो उतना वो वैसा है नहीं। क्यों? क्योंकि एंगर एक प्रकार का मास्क है जो हम पहनते हैं छुपाने को हमारे उन सारे हिस्सों को जो कि इनसिक्योर है, कहीं पे कमजोर है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं वो मुखौटा पहन लेती हूँ, मास्क पहन लेती हूँ। जैसे अभी ये कोरोना और इसके चलते हम बोल रहे हैं ना कि मास्क पहनो, वायरस से हम प्रोटेक्ट हो जाएंगे, बस उसी प्रकार से एंगर ये एक मास्क है जो हमें प्रोटेक्ट करता है। किन चीजों से? कि मुझ में अंदर कहीं पे शायद कोई एक हिस्सा है जो बहुत इस वक्त हर्ट है, जो रोना चाह रहा है, मुझे लोनली अकेलापन लग रहा है, और उस चीज को मैं प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। क्यों? ताकि कोई और आके दोबारा मुझे वहां पे छेड़ के ना जाए कि मुझे और दर्द हो। तो वो जो दर्द होता है उसको छुपाने के लिए जो हम मुखौटे पहन लेते हैं ना, यानी कि जो मास्क पहनते हैं, वो होता है एंगर। तो अगर आपको पर्सनली अगर लगता है ना कि एंगर मेरी प्रॉब्लम है, मुझे एंगर बहुत आता है, तो पहली चीज ये है कि समझिए कि मुझ में ऐसा कौन सा वो हिस्सा है जिसको मैं खुद प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। क्या मुझ में कोई ऐसा हिस्सा है जो बहुत दर्द में है, जिसने बहुत दुख अनुभव किया है जिंदगी में, और आपको पता चलेगा कि अच्छा हाँ, ये मेरी उम्र थी जब मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, मुझे किसी ने ये बोल दिया और मुझे उस वक्त बहुत बुरा लगा, मेरे लिए उस वक्त कोई था नहीं, मुझे हेल्प करने के लिए, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए कोई था नहीं। और उससे क्या हो गया, मैंने वो एंगर वाला मास्क ही पहन लिया, जिससे कि अभी जब लोगों से मैं मिलती हूँ या मिलता हूँ तो वो लोग मेरे उतने करीब ही नहीं आ पाते हैं, जिससे कि मैं और ज्यादा दुखी हो जाऊं। तो एंगर का ये एक जो कहते हैं ना हम, एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हमेशा ध्यान रखिए कि एंगर इन इटसेल्फ इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो अगर आपको लगता है कि आपके घर में आपके निजी जो रिश्ते हैं वहां पर भी अगर कोई ऐसा फैमिली मेंबर है जिसको आपको लगता है कि इनको बहुत गुस्सा आता है, बाकी सब तो ठीक है, सब गुस्से में कोई दिक्कत है इनके, अगर गुस्सा ठीक हो जाए ना तो ये बहुत अच्छा इंसान है, अगर ऐसा लगता है आपको, तो आप अपने तरफ से समझिए कि इनको जब गुस्सा आता है तो इनमें कोई ऐसा हिस्सा है जो कि बहुत उस वक्त पेन में है, उस वक्त काफी दुख में है। तो उस वक्त हमने रिएक्ट नहीं करना इज द बेस्ट थेरेपी। पर हम क्या करते हैं, अगर किसी को गुस्सा आया है तो एक होता है कि हम भी गुस्से में रिएक्ट कर जाते हैं, हम कुछ बोलते हैं जिसकी जरूरत नहीं होती। दूसरा हम क्या कहते हैं, उनको हम बोलते हैं शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। शांत कैसे होगा वो इंसान जिसके लिए इतना दर्द भरा हुआ है, वो गुस्सा दिखाएगा ही दिखाएगा, तो वो एक गलत चीज हो जाती है, राइट। बट हम बात करेंगे अभी हमारे गुस्से के लिए कि अगर मेरे लिए गुस्सा एक बड़ी प्रॉब्लम है तो मैं क्या कर सकती हूँ, ठीक है। जिसके लिए मैं आपको अभी कुछ टेक्निक्स बताऊंगी जिससे हम हमारा जो ये गुस्सा है पहले उसको मैनेज कर पाए। कंट्रोल की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ मैनेज करने की, यानी कि उसको चैनलाइज करने की, यानी कि अच्छे से उसको बाहर जाने का एक जरिया देना, वो इम्पोर्टेंट है। आप कंट्रोल करोगे तो क्या होगा, वो शरीर के अंदर आप रख दोगे और उससे लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम्स हो जाएगी। काफी लंबे समय तक रखोगे तो वो एक फिजिकल प्रॉब्लम में बाहर निकलेगा। इसीलिए हमने उसको अंदर नहीं दबाना है। जब गुस्सा आ रहा है तो उसको आने दीजिए, पर उसको बाहर भी जाने दीजिए, उसको यहाँ तक आके रोक मत दीजिए, ठीक है। तो जैसे कि देखो मेरा भी ऑटोमेटिक हैंड ऐसा हो गया। ये कब होता है, हमें जब गुस्सा आता है तो हम बोलते हैं ना हमें गुस्सा आ रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, गुस्सा आता है तब क्योंकि हमारा जनरल ये होता है, हमको तभी उस वक्त मारने का मन करता है।
सामने वाले को जो बहुत गुस्सा आता है। तो ये जो है ना, यहाँ पे आके वो एनर्जी रुक जाती है, क्योंकि एंगर ये एक एनर्जी है, ऊर्जा है। तो उस ऊर्जा को कहीं तो बाहर जाना है और जनरली वो ऊर्जा यहाँ पे आके रुक जाती है। आप देखोगे कुछ लोगों को जब गुस्सा आता है ना, वो तो बॉक्सिंग करते हैं, पंचिंग करते हैं, किसी चीज को मारते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक प्रकार से बाहर जाने का जरिया होता है। हालांकि वो एक बहुत हेल्दी टेक्निक नहीं है, इसीलिए मैं आपको वो सजेस्ट नहीं करूंगी ये सब चीजें करिएगा, मारने वाली चीजें। बट हम इसको कैसे चैनलाइज करें? तो पहला चीज होता है कि जो हम कहते हैं कि इसको रिवर्स काउंटिंग की टेक्निक है। ठीक है, रिवर्स काउंटिंग आपने कैसे करनी है, यानी कि उल्टी गिनती इसको कैसे करनी है आपने, 100 से लेके 0 तक, 100, 99, 98, 97, इस प्रकार से आपने उल्टी गिनती करनी है, 0 तक आना है। आप जिस भी भाषा में कंफर्टेबल हो उसमें करिए। मैंने इंग्लिश में किया, अगर आपको हिंदी लगता है, आपकी कोई और मातृभाषा है, उसमें करना चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगता है कि 100 to 0 तो मैं तो ऐसे क्विकली कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, फिर हमने वो नहीं करना है। फिर हम क्या कर सकते हैं, एक नंबर को स्किप कर सकते हैं, एक नंबर को उसमें से हटा के रिवर्स काउंटिंग कर सकते हैं। अगर वो भी आसान लगता है तो 2 नंबर करिए, तो 100, 98, 96, 94 ऐसे करिए। अगर लगता है ये भी बहुत आसान है तो हम क्या करेंगे, अल्फाबेट्स जो होते हैं ना, अक्षर होते हैं A to Z, तो Z से लेके A तक करिए। इसको करने का एक मकसद है, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। हम इसको क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम ये रिवर्स काउंटिंग या ये सब चीजें करते हैं, काउंटिंग वाली चीजें, तो हमारा लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन एक्टिव हो जाता है, जो कि है थोड़ा सा जो लॉजिक निकालता है, एनालिसिस में जाता है, वो पार्ट एक्टिव हो जाता है। और जो आपका गुस्सा जो आया हुआ है, जो कि आपके राइट ब्रेन का कैरेक्टरिस्टिक है, जो फीलिंग से संबंधित है, वो वाला थोड़ा सा बैक सीट ले लेता है। क्यों? क्योंकि ये वाला अभी काउंटिंग कर रहा है, तो इसको ध्यान देना है वहां पर, क्योंकि अगर ध्यान नहीं देगा तो वो काउंटिंग गलत हो जाएगा। इसीलिए आपका जो लेफ्ट ब्रेन है वो अच्छे से काउंट करने लगता है। और जब ये काउंटिंग करता है, रिवर्स काउंटिंग, जो कि आपकी रोज के जीवन की प्रक्रिया नहीं है, इसीलिए वहां पे ध्यान देना जरूरी पड़ता है। और जब ये वो करना शुरू कर देता है तो क्या होता है, आपका जो बॉडी जो है पूरा एकदम, जो कहते हैं ना, एक्साइट हो गया होता है। एंगर में जब हम आते हैं, उसको कूल डाउन होने में थोड़ा सा समय मिल जाता है। और जो ये विचार है जो एकदम बहुत सारे आ रहे हैं, एकदम जैसे नल हम खोल ले तो कैसा आता है फ्लो में पानी, वो उस प्रकार से विचार आए होते हैं, उनको थोड़ा सा शांत होने को समय मिलता है। और वो जो इमोशन है जो कि बहुत स्ट्रांगली आया है, उसको भी शांत होने का समय मिलता है। तो अगर हम रिसर्च को देखें, जो जितने भी स्टडीज हुए थे, उससे हमें ये पता चला है कि 90 सेकेंड लगते हैं, यानी कि 1.5 मिनट, वो जो इमोशन आया है ना, एंगर, उसको शांत होने में। शांत होने का मेरा मतलब है एकदम ऐसे हम संत नहीं बन जाएंगे, बट जो इमोशन ऐसा हुआ है ना, वो थोड़ा सा इतना हो जाएगा कि अगर अभी हम अच्छे से बात कर पाएंगे। तो वो जो इतना इमोशन है उसको इधर लाने के लिए कितना टाइम लगता है, 90 सेकेंड, यानी कि 1.5 मिनट। और अगर आप ये रिवर्स काउंटिंग की एक्सरसाइज करो तो वो 90 सेकेंड आपको मिल जाते हैं। अब इस 90 सेकेंड वाला ये जो रिवर्स काउंटिंग वाली एक्टिविटी है, इसको हम किस चीज के साथ करें? एक होता है ऐसा, एक स्माइली बॉल होता है, या फिर अगर आपके पास ये बॉल ना हो तो नॉर्मल टर्किश टॉवल का यूज करिए, कोई भी, मतलब जो थिक रहे ऐसा। तो इन चीजों का आपको क्या करना है, इसको स्क्वीज करना है। आप इसको किस हाथ से स्क्वीज करेंगे? आपका नॉन डोमिनेंट हाथ। यानी कि नॉन डोमिनेंट मतलब क्या होता है, मेरा डोमिनेंट हाथ है राइट, यानी कि मैं, मेरा लिखाई जो है, मैं अपना मेजर जो काम है वो मेरा राइट हैंड से करती हूँ, इसीलिए ये मेरा डोमिनेंट हैंड है। तो मेरा नॉन डोमिनेंट कौन सा हुआ? वो हाथ जिससे मैं अक्सर यूज नहीं करती हूँ, तो वो यहाँ पे मेरा लेफ्ट हैंड है। तो मैं क्या करूंगी, मैं लेफ्ट हैंड से इसको स्क्वीज करूंगी। ये अगर नहीं हो आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको मैं नॉर्मली इस पे भी कर सकती हूँ। और उसके साथ में ये जो रिवर्स काउंटिंग वाली प्रक्रिया है, इन दोनों को मैंने साथ में करना है, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसीलिए इन चीजों को साथ में करिए। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम हमारे शरीर को और मन को 90 सेकेंड्स दे रहे हैं, 90 सेकेंड, 1.5 मिनट दे रहे हैं कूल डाउन होने के लिए। और जब आप थोड़ा कूल डाउन हो जाओगे तो आपको भी पता चलेगा जो आपके विचार है, इसको अभी आप समझ पाओगे और आप अच्छे से सामने वाले से बात कर पाओगे। बेकार में उस चीज को अगर अभी कोई गड़बड़ हुई है तो उसको हम 2 महीने पुरानी या 5 साल पुरानी बात के साथ नहीं जोड़ेंगे, हम अभी की प्रॉब्लम से बात करेंगे।
ठीक है, ये हो गया एक चीज। दूसरी जो टेक्निक है जिसे हम कहते हैं ग्राउंडिंग टेक्निक। तो ग्राउंडिंग टेक्निक का मकसद क्या होता है, ये आपको भी पता चलेगा कि जब आपको इमोशंस आते हैं, जैसे कि बहुत फीलिंग स्ट्रॉन्ग कोई है, फिर वो एंगर ही क्यों ना हो, या दूसरा क्या होता है घबराहट, बेचैनी, ये जो होता है, ये दोनों जब अनुभव होता है तब अक्सर हमारा क्या होता है, हम शरीर से ना थोड़े से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो इमोशंस इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और हम हमारे ही विचारों में इतना ज्यादा आगे आगे चले जाते हैं कि हमारा वो डिस्कनेक्शन बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ग्राउंडिंग टेक्निक जो है, जिसे हम 5 4 3 2 1 ये भी कहते हैं, ये टेक्निक हम क्यों करते हैं, इसमें हम हमारे सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हमारे आँख, हमारे कान, नाक, जीभ, छूना, ये जो है हमारे सेंसेस जो है, इसका हम इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि उस क्षण में अगर आप दोबारा अपने शरीर के साथ कनेक्ट कर पाए तो आपको पता चलेगा कि वो जो इमोशन है उसकी तीव्रता कम हो जाती है और आपको अपने विचारों के साथ कनेक्ट करने के लिए भी एक जरिया मिल जाता है, एक ब्रिज मिल जाता है। ठीक है, तो ये ग्राउंडिंग टेक्निक कैसे करें, जैसे मैंने आपको बताया, इसका नाम है 5 4 3 2 1। काफी सिंपल है, काफी आसान नाम है, और इस नाम को अगर याद रख पाओ तो आपको पूरा वो जो प्रक्रिया है, वो प्रोसेस है, वो भी आप समझ पाओगे। तो पहला जो है उसमें क्या है, 5 चीजें जो हम देख सके। तो पहले हमने क्या इस्तेमाल करना है, हमारे आंखों का। 5 चीजें जो मैं देख सकूं। तो इमीडिएटली अगर इस मोमेंट में मुझे बहुत गुस्सा है तो मैं पहले क्या करूंगी, मैं 5 चीजें देखूंगी, मुझे क्या क्या नजर आ रहा है मेरे एनवायरनमेंट में। अगर मैं पीछे ये जो पर्दे है, अगर मैंने इसको देखा है तो मैं क्या देखूंगी, ये पर्दे का साइज कितना है, इसका विड्थ कितना है, अगर पीछे विंडो है तो इसकी साइज कितनी है, यहाँ पे धूल है क्या, इसका मटेरियल क्या है, इसका रंग क्या है, इसमें कोई क्रैक गई है क्या। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इस विंडो के डिटेल में जा रही हूँ, इसके पूरे डिटेल में, इसकी लंबाई से लेके चौड़ाई तक, इसके रंग से लेके इसके हर एक चीज से, ये लकड़े का है और किसी मटेरियल का है, तो हम एकदम डिटेल में जाएंगे। ऐसे हम कितने चीजें करेंगे, 5। तो एक हो गया, ये हो गया, विंडो हो गई, मैं कुछ और भी नजर देख सकती हूँ, मेरे सामने अगर पानी का बॉटल है तो मैं उस पर ध्यान दे रही हूँ, अगर कुर्सी है, तो बेसिकली मैं मेरे एनवायरनमेंट में, मेरे इमीडिएट सराउंडिंग में क्या ऐसी 5 चीजें हैं जिसको देख सकूं और उसके बारीकों पे कॉन्सेंट्रेट कर पाऊं। फिर आता है 4 चीजें जिसे मैं छू सकूं। तो टैक्टाइल, यानी कि हाथ से छूने वाला जो हम टेक्सचर ये ले रहे हैं ना, टच से पता चलना है हमने कि हमारे सराउंडिंग में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसे मैं टच करके मुझे पता चले और मैं अपने टैक्टाइल सेंसेस का यूज कर पाऊं। अब सेम प्रक्रिया से, जैसे हमने देख के हर एक डिटेल में जा रहे थे, बस सेम प्रकार से हमने जब छू के हम उसके टेक्सचर को समझेंगे, ये कैसा लग रहा है, पतला है, मोटा है, रफ है, स्मूथ है, तो हम उसकी बारीकियों में जाएंगे। फिर क्या आता है, 3 नंबर पे क्या होते हैं, कान, यानी कि 3 ऐसी आवाजें जिससे मैं सुन सकूं मेरे एनवायरनमेंट में। वो क्या क्या हो सकता है, दूर कहीं हॉर्न का आवाज हो रहा है, किसी ने जोर से म्यूजिक चलाया हो, कहीं पे कोई बर्तन गिर गया हो, कोई छींक देता है कहीं पे, तो ये जो साउंड्स है उसे हम सुनते हैं और उसके बारीकों में जाते हैं दोबारा। फिर आता है 2 में क्या है, नाक का इस्तेमाल, यानी कि 2 स्मेल ऐसी हमने हमारे एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में ऐसी 2 स्मेल्स जिसे हम सूंघ सके। वो सूंघने वाली चीजें काफी सारी हो सकती है। पुराना अगर किताब हो उसमें एक अलग स्मेल रहती है उन किताबों के पन्नों में, अगर घर में किसी ने तड़का दिया हो तो खाने का जो स्मेल आता है वो हो सकता है। और उसके बाद जो आता है वो है 1, यानी कि आपकी जीभ। इस वक्त मेरे जीभ पर कौन सा टेस्ट आ रहा है और आपको पता चलेगा उस वक्त आपको क्या टेस्ट आ रहा है आपके जीभ पर। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं 5 4 3 2 1। इसका नाम है ये, ताकि आपको याद भी रहे, ये अच्छे से याद हो जाएगा। और इसे हम क्यों करते हैं, ताकि हमें जब गुस्सा आया है तो हमारा जो शरीर के बाहर जो हमारा सारा ध्यान चला गया है उसमें से हम दोबारा इस मोमेंट में अपने आप को लाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए आपको 2 टेक्निक सिखाई गई हैं। पहली है रिवर्स काउंटिंग विथ
जो कि है स्क्वीज बॉल हो सकता है या फिर कोई हैंकरचिफ नैपकिन हो सकता है जिसको आप यूज करोगे। वो क्यों हम करते हैं? उस मोमेंट में अपने आप को डिस्कनेक्ट उस इमोशन से थोड़ा सा करने से उसकी तीव्रता कम हो जाएगी, जिसके लिए हम वो करते हैं। दूसरी चीज जो आपको करनी है, जो हम कहते हैं कि हमारे शरीर में दोबारा से ध्यान हमें लाना है, ग्राउंडिंग करनी है हमने, जिसे कहते हैं 5 4 3 2 1। 5 चीजें जो आप देख सको, 4 चीजें जिसे छू सको, 3 सुन सको, 2 सूंघ सको और 1 जो जीभ पर आपने टेस्ट करनी है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया का नाम है 5 4 3 2 1। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप समझ पाए हैं ये 2 टेक्निक्स को जो मैंने आज बताया है आपको। और इसके साथ हम सवाल ले लेंगे जो जो आपको आज पूछने हैं आज से रिलेटेड, और ये सारे मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड होंगे, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। ठीक है, तो वही सवाल प्लीज पूछिएगा कि उसी के जवाब मैं दे पाऊंगी आपको। जी गौसिया जी, अगर कोई सवाल हो तो प्लीज ले लीजिए। हाँ जी, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। आप में से किसी को अगर शामिनी मैम से कुछ पूछना है आज के टॉपिक को लेके, मेंटल हेल्थ को लेके, तो प्लीज अपना हाथ उठाएं या फिर अपना नाम चैट बॉक्स में भेजें, डालें ताकि मैं आपको अनम्यूट कर सकूं। आरती जी का मैसेज है, एक बार फिर बताइए। क्या आप टेक्निक्स की अगर बात कर रहे हैं तो ठीक है, मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ। स्पेशली ये जो लास्ट वाली टेक्निक है 5 4 3 2 1, इसमें हमने क्या करना है, पहली चीज है हमारे सेंसेस का यूज करना है। सेंसेस यानी कि हमारा देखने का जो प्रक्रिया है, सुनने का, ये हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं। इससे हम बाहर की एनवायरनमेंट से कनेक्ट कर पाते हैं। तो इस टेक्निक में हम यूज क्या करते हैं, हमारे सेंसेस का। हम इस टेक्निक को, जैसे नाम है 5 4 3 2 1, पहला शुरू 5 चीजें जिसे हम देख सके। तो 5 और हमारे आंख, 5 चीजें जिसे हम देख सके इमीडिएट एनवायरनमेंट में, और जब देखेंगे तो उनके बारीकियों पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। यानी कि सिर्फ खिड़की को देखना नहीं है, खिड़की के डिटेल में जाना है। इसकी लंबाई कितनी होगी, इसकी साइज कितनी होगी, धूल है क्या इस पर, क्रैक है क्या इस पर, ये डिटेल्स में हम जा रहे हैं। 4 नंबर पर क्या आता है, 4 ऐसी चीजें जिसे हम छू सके। तो 4 अलग अलग चीजों को आपने छूना है और हर एक उस चीज के बारीकियों में जाना है। 3 जो आप सुन सको, 3 अलग आवाजें जिसे आप सुन सको और दोबारा उसकी बारीकियों में, मतलब कितना दूर से आ रहा है, क्या ये कंटिन्यूसली चल रहा है, अगर ये म्यूजिक का आवाज है तो ये कौन सा गाना है, इसका सिंगर कौन है, ये कौन से साल में मूवी आई थी, अगर किसी मूवी का है तो आपको बारीकियों में जाना है। 2 जो आप स्मेल कर सकते हो, सूंघ सको, अगर तड़के का स्मेल हो तो ये किस चीज का तड़का है, इसमें क्या क्या गया है, ये क्या लगता है, इससे क्या बनने वाला है। और लास्ट जो है वो है 1, यानी कि मेरे जीभ पर इस वक्त कौन सा टेस्ट आ रहा है। बस ये है प्रक्रिया 5 4 3 2 1, और ये बहुत इफेक्टिव टेक्निक है अगर आप इसको सही से कर पाओ। बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्रोसेस है ये। और इसको कब कर सकते हो, एक जब आपको बहुत लग रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, या फिर इवन ये एंजाइटी के लिए बहुत अच्छा है। एंजाइटी यानी कि जो हमें घबराहट होती है, बेचैनी होती है, ये उस वक्त भी आपको बहुत फायदे में आपको दे सकता है। ठीक है, आई होप उनका आरती जी का सवाल आंसर हो गया है। अगर नहीं हुआ हो या आपको और कोई सवाल हो तो प्लीज पूछिए। इवन जो पिछला सेशन हुआ था, जो राइटिंग की एक्सरसाइज बताई गई थी, उससे भी संबंध अगर कुछ हो तो प्लीज पूछिए। मैम प्रणाली अंबोरे जी हैं, उनको कुछ पूछना हाँ जी, है। प्रणाली जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए। हेलो 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 जी हाँ, सुने आ रहा मैडम? यस, सुनने सुनाई दे में रहा है जी जी। नमस्ते मैडम, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कैसे हो आप? मैं मस्त हूँ, आप कैसे हो? हम भी मस्त है, आपका सुनते हैं ना तो हम मस्त रहेंगे ना। बढ़िया, सुनिए भी और करिए भी इसको, फिर और भी करते मस्त हो जाओगे। डेली डेली भी करते भी मैम, सुनते भी डेली, वेरी सुनते गुड, भी। वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं जी तो वही बोलने वाली थी कि हाँ मैं हाँ रात टाइम ना तो कभी कभी नींद नहीं आती, बहुत टेंशन हो जाता है, ऐसा जी बेचैन हो जी जाती हूँ, बहुत जी। बेचैन हो जाती हूँ। कुछ समझ में हम्म। नहीं आता क्या करूँ क्या करूँ क्या नहीं, तो फिर बहुत परेशानी हो जाती है मेरी को ऐसा। ओके ओके। अब मुझे बताइए, वो जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ, कितने समय से कर रहे हो आप, कितना मैं समय तो हो गया करके? अभी बहुत दिनों कर रही मैडम। मैं उधर भी आती थी ना लाल बाग में, कई साल से वो उधर ही सुनी, मैं आपका उधर भी सुनती हूँ,
उधर से ओके, तभी से करती हो। पर तब तभी से आप रोज करते हो या कभी कभी करते हो जब आपको कभी कभी, टेंशन आता रोज है? नहीं। हाँ, टेंशन आता है तो यस, कभी कभी, रोज नहीं जी करती। दूसरा जी जी, एक्सरसाइज डेली करती हूँ, दूसरा हाँ बताते थे हाँ सर लोग ये, और डेली जी। करती हूँ। पर ये आप बताते तो कभी टेंशन होता है ना, तो कभी कभी वो जी जी, डेली वो नहीं हो करती हूँ। जाता हाँ है, ये अक्सर हो हाँ जाता है कि हमें लगता है कि हाँ हमें बहुत गुस्सा है, तब ये हाँ करना चाहिए, फिर हमें उस वक्त के हाँ लिए अच्छा हाँ लगता है। पर जैसे मैंने आपको कहा ना, वो टेंशन जैसे है ना, वो अंदर से बाहर नहीं जाता है। उस वक्त हाँ के लिए आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, पर वो अंदर हाँ ही रह जाता है ना। फिर वो अंदर अगर हाँ रह गया तो क्या होगा, फिर वो जब हम नींद हमें आ रही होती है तब क्या होता है, शरीर हम्म, थक गया होता है, बट हमारा जो माइंड है वो बहुत एक्टिव रहता है। हम्म, तो जब माइंड हम्म, एक्टिव रहेगा ना, तो वो सारे विचार जो है जिस पे हमने काम नहीं किया है वो बाहर आना शुरू हो जाते हैं, राइट। तो इसके हाँ लिए आप क्या क्या कर सकते हो, जैसे मैं अभी आपको जो जो टेक्निक्स बता रही हूँ ना, इसको आज से हाँ चाहे तो शुरू करिए, हाँ। बट इसको रोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, रोज करना रोज है, कौन सा भी टाइम रोज। कर सकते हैं। पर हाँ, आप और लिखने मैं का कहूँ, लिखने, हाँ बोलो। हाँ, मैं ये कहूंगी कि अगर हो सके ना तो अपना टाइम टेबल बनाइए, यानी कि मैंने इतने बजे ये चीज करनी है, इतने बजे मैंने ये चीज करनी है। जब आप लिखोगे ना तो आपको पता चलेगा आप इसको करोगे। अक्सर हम सिर्फ सोचते हैं इसको करना है तो वो रह जाता है, तो हाँ इसको तो लिखिए कब थोड़ा कब आपको क्या करना है। लिखने का प्रॉब्लम है मैडम, मेरा थोड़ा लिखना पढ़ना नहीं आता है हाँ, ना, तो इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ वो पूछने वाले थे आपको। ओके, लिखना नहीं आता तो एक और चीज कर सकते हो, एक अगर और घर में टाइम ही कोई नहीं लिख आता। सकता है। हाँ हाँ, हाँ, दूसरा लिख अच्छा, सकता एक, है। ओके, एक और काम करिए। आपको हाँ ड्राइंग बनाना आता है? हाँ, नहीं ड्राइंग भी नहीं बना सकती मैं कुछ ऐसा। क्यों? ड्राइंग तो बना सकता है, कोई भी बना सकता है। क्यों? क्योंकि हमें किसी कंपटीशन में नहीं भेजना है उसको, ड्राइंग कंपटीशन में हाँ नहीं भेजना है आपको, मुझे हाँ भी नहीं देना है, मतलब हमको दिखाना नहीं है। पर मैं क्यों हाँ आपको बोल रही हूँ, हाँ आपको हाँ वो प्रक्रिया जैसे समझ आए, यानी कि आपको हमने क्या क्या बताया, जैसे अभी 5, मैंने अभी आज का एग्जाम्पल आपको दिया ना, 5 4 3 2 हाँ 1, तो इसको हाँ आप ड्रॉ कर सकते हो पेपर पर। मतलब हाँ 5 5 लिख सकते हो ना, 5। हाँ हाँ हाँ, वो सब कुछ लिख सकते हो। हाँ, हाँ 5 हाँ लिखिए, 5 नंबर हाँ लिखिए, हाँ अंक हाँ लिखिए, उसके हाँ साइड में हाँ आंख बनाइए। 5 चीजें हाँ मैंने देखनी है, उसके हाँ साइड में 4 लिखिए, हाथ बना दीजिए, हाँ हाथ से छूना है। 3 कान, 2 नाक, अपने प्रकार से ड्राइंग बनाइए। ड्राइंग तो हम बना सकते हैं और उसको अच्छा हाँ बनने की हाँ जरूरत नहीं है। हाँ, ये वैसे बनाइए बना और सकते उधर हो। टाइम लिखिए, यस, हाँ और साइड में टाइम लिख दीजिए कि मैंने इतने बजे ये एक्टिविटी करनी है। अगर लिखने वाला है, डायरी वाला है, तो डायरी का चित्र बना लीजिए। अगेन वहां पे जो लिखने की प्रक्रिया है, जो आपको आता है लिखिए। मतलब हमने किसी कंपटीशन या किसी ने पढ़ना नहीं है उसको, वो सिर्फ आपके लिए है। नहीं आप एक और डायरी बोलते हैं चीज, ना, डायरी में लिखने के लिए बोलते हैं ना हाँ, हमेशा, तो वो मैं बहुत दिन से बात करने के लिए सोच रहे आपको, और जी डायरी में जी, लिखने का लिखने के लिए नहीं आता तो क्या लिख सकता है ऐसा, इसलिए। ओके, ठीक है। एक हम्म और चीज, हम्म हाँ आपके पास एक किताब होगी, सिर्फ एक जर्नल रहेगा, डायरी जैसा। हाँ हाँ हाँ, रोज आपने उसको खोलना है और उसमें सिर्फ स्क्रिबलिंग करना है। स्क्रिबलिंग समझा कैसे करना है? एक मिनट, मैं बताती हूँ आपको। ये जैसे किताब है ना, हाँ हम्म, तो अगर मैं लिख नहीं पा रही हूँ तो मैंने क्या हाँ करना है, रोज मैं अपनी हाँ किताब खोलूंगी और मैं हाँ सिर्फ स्क्रिबलिंग करूंगी। हाँ ये क्यों कर रही हूं मैं? जैसे भी हाँ मुझे जो जो आ रहा है उसको मैं इस पे डाल रही हूँ, ठीक है? हाँ हम्म, ये कर सकते हो। इसमें हाँ लिखना नहीं है कुछ भी, हाँ हाँ इसमें आपका कुछ भी लिखने वाली प्रक्रिया नहीं है, पर इसको करने का उतना ही फायदा होता है जो कि हम अदरवाइज लिखने से करते हैं। ये क्यों कर रहे हैं हम? रोज हाँ स्क्रिबल करना है, इसको जरूर करिएगा। हाँ, पर कितने मिनट करोगे आप इसको? हाँ एटलीस्ट 15 मिनट करोगे इस चीज को। हाँ स्क्रिबल करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। कभी भी कर सकते हैं, तो शाम के कभी भी टाइम कर सकते सवेरे। हैं, बट कोई एक समय आप फिक्स करिए कि मैंने इतने अच्छा बजे इसको हम्म करना ही है, और टाइमर लगा दीजिए 15 हम्म, मिनट। तो घड़ी में देख हाँ लीजिए 15 मिनट के बाद मैंने बंद कर देना है। ये हाँ कर शाम के सकते हैं? टाइम में कर सकते हैं, हाँ शाम के टाइम ही कर यस सकते हैं, यस क्योंकि यस। नींद नहीं आती ना रात को, डेली नींद नहीं आती, परेशानी बहुत होते हैं, उसके तो टाइम कर मैं सकते हैं तो फिर। मैं कहूंगी हम्म, आप सोने हाँ से पहले इस प्रक्रिया को हाँ करिए। सोने के जैसे आप पहले ही बेड पर करेंगे। बैठी है ना, तो अपनी हाँ डायरी हाँ वहीं पे रखिए, बेड के बगल में। सोने से हाँ पहले इसको मैंने करना है, और उसके बाद हम्म, इसको बंद करके रख देना है, और उसके बाद आप हम्म, सो जाइए, नो प्रॉब्लम। ठीक है। ठीक है, ये कर सकते हैं ना? हाँ ये कर सकते हैं। थैंक यू मैम। ठीक है, वेलकम थैंक यू। जी। अभी मैम आप हाँ,
मैम हमारे साथ नेक्स्ट हेमा गार्ग जी हैं। हेमा जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए। हेमा जी हो गई। क्या हो गया? तो मैं ये पूछ रही थी जैसे रोज करना है या कभी गुस्सा आए तभी करना है, तो वो मैम ने सॉल्व कर दी ना। ये सवाल ना आप सब लोगों ने अपने अपने आप को पूछना चाहिए कि मैं रोज नहाती हूँ या नहीं नहाती हूँ। जब मेरा शरीर गंदा होता है, पसीना आता है, सिर्फ तब नहाते हैं हम, या रोज सुबह नहाते हैं? नहाते हैं ना रोज तो। हाँ, और एक मैं ये पूछ रही थी मैम, डाइटिंग का बताया था उस टाइम, मुझे पता नहीं था, मैंने क्लास ज्वाइन नहीं की थी, डाइटिंग की बताई थी तब, तो मुझे तो एक मेरे बार हाँ हेमा जी जी उसका वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे। आप अच्छा। कौन से काउंसलर से आप कांटेक्ट में हैं? इंदिरा मैडम से। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आगे सभी आप सेशंस अटेंड करें, और जो पिछला आपका छूट गया आप इंदिरा मैम से पूछिएगा, तो यूट्यूब पे हमारा जो चैनल है संजीवनी उस पे अवेलेबल है। ठीक है, हाँ, तो मैंने देखा था कल, लेकिन मुझे मिला नहीं था। कल मैंने देखा था लेकिन मुझे मिला नहीं था, उसका डाइटिंग का नहीं मिला था। अच्छा ठीक है, मेरी 4 दिन की क्लास थी। जी मैं आपको ग्रुप में फिर लिंक शेयर कर दूंगी ताकि आपको मिल जाए। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू हेमा जी। मैम कमलेश जी का सवाल है। कमलेश शर्मा जी पूछ रहे हैं मैम गुस्सा नहीं आया तो भी करना है? जी, क्यों नहीं? क्योंकि ये एक ऐसी चीज है ना, जो कि मैंने बताया आपको कि सिर्फ गुस्से के लिए नहीं, ये घबराहट से भी बहुत होती है। और इसको करने के लिए सिर्फ गुस्सा आना जरूरी नहीं है। इनफैक्ट इसको किसी भी इमोशन के लिए आप कर सकते हो। जब आपको लगता है कि मुझे इस वक्त कुछ थोड़ी सी भी अगर बेचैनी लग रही है, कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो आना, मतलब ये चीज करने से उसका फायदा होता है। और मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको गुस्सा बिल्कुल नहीं आता है। प्रोबेबली आप उन कुछ लोगों में से हो जिनको गुस्सा मैनेज करना आता है, यानी कि मुझे जब गुस्सा आता है तो मैं उसको मैनेज कर पाता हूँ। अगर वो आप कर पा रहे हो तो वेरी गुड। बट अगर बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, फिर वो थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि थोड़ा गुस्सा आना जरूरी होता है। वही हमें इंसान बनाता है ना, हमें इमोशंस आना जरूरी है। बट बहुत अच्छी बात है अगर आप मैनेज कर पा रहे हो तो। बट इसको इन जनरल सब चीजों के लिए आप कर सकते हो। एक रिलैक्सेशन के लिए भी अच्छी टेक्निक है ये, माइंडफुलनेस की टेक्निक है ये, ग्राउंडिंग टेक्निक, तो वो काम आ जाती है। थैंक यू मैम। मैम दशरथ जी हैं, उनको कुछ सवाल पूछना। दशरथ जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए। हाँ जी प्लीज। जी मैम नमस्कार। नमस्कार। कही जी मैम मेरे को नींद नहीं आती, नींद नहीं आती, मेरे को गुस्सा भी आता है, नींद बिल्कुल नहीं आती है मेरे को। राइट। नींद कब से नहीं आती है, पहले ये बताइए मुझे। नींद कितना कई टाइम दिनों हुआ? से नहीं आ रही है मैम मेरे को तो। हाँ, तो यानी कि आपको इसके पहले नींद आती थी अच्छे से? नहीं, नींद की गोली लेती हूँ तो नींद आ जाती है, नहीं तो मेरे को बिल्कुल नींद नहीं आती है। ओके ओके, तो ये जो नींद की गोली खा रहे हो, कब से खा रहे हो, कितना समय हुआ? कम से कम 2-3 साल हो गए मैम। 2-3 साल हो गए। उसके पहले हाँ नींद आती थी अच्छे से? हाँ, पहले नींद आती थी लेकिन अब नींद नहीं आती मेरे को। नींद भी कई बार राइट। लेने के बाद भी नहीं आती मेरे को नींद। एब्सोल्युटली, ये होता है, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि वो जो गोली है वो एक प्रकार से आपके ब्रेन में चेंजेस लाती है, जो कि हम नॉर्मली आना चाहिए। बट कभी कभी ये हो जाता है कि वो चेंजेस खुद से नहीं आते, तो गोली दी जाती है वो चेंजेस हाँ लाने के लिए, जिससे हमें नींद आए। पर क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद हमारा ब्रेन इतना यूज्ड टू हो जाता है उस गोली के लिए कि वो गोली का भी परिणाम होना बंद हो जाता है, फिर डोज बढ़ाया बढ़ाया जाता है और इसलिए उसका इफेक्ट नहीं बढ़ता। तो गोली जब इनिशियली दी जाती है, उसका इस्तेमाल इसलिए है कि आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील हो। और रिलैक्स जब आपका फील होना है, इसी का मतलब क्या है कि आपको अभी अपने आप पे काम करना है। पर अक्सर क्या होता है, हम सो लेते हैं, थोड़ी देर अच्छी नींद हो गई, हम दोबारा उठते हैं और दोबारा उसी में उलझते रहते हैं। उससे टेंशन जो है वो कम हुई नहीं। गोली ने अपना काम किया जो करना था उसने, पर जो गोली के बाद हमारा काम था वो हमने किया नहीं, और फिर वो चलता रहता है। उसके बाद तो गोली भी काम करना बंद कर ये हो। बहुत बेचैनी हो अब जाती है।
यस मैं पूरी तरीके से समझ पा रही हूँ कि नींद ना आना ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और जिनको नींद आती है उन्होंने एक्चुअली शुक्रिया बोलना चाहिए अपने आप को कि मुझे अच्छे से नींद आती है, क्योंकि जिनको नहीं आती है उनको ये प्रॉब्लम पता होती है, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो आपके लिए कुछ जो चीजें मैं बताऊंगी, पहली चीज, क्या आप जो अभी तक मैंने बताया उसको कर पा रहे हो? हाँ मैम करती हूँ। क्या आपने लिखना शुरू किया है? हाँ लिखना भी शुरू किया है। रोज करते हो? हाँ मैम। रोज कितने बजे करते हो? मैं सुबह 9 बजे से करती हूँ मैम। 9 बजे से कितने देर के लिए करते हो? 9:30 तक। 9:30 तक करते हो, ओके। उसके बाद आपने राइटिंग की एक्सरसाइज करते हो, आपने टैपिंग सीखा है जो डेजरी मैम ने सिखाया था, क्या वो करते हो आप टैपिंग? हाँ मैम ये करती हूँ मैं, ये 2 दिन करते हो? वेरी गुड। से सिखाई मैम, हाँ, तब से मैं कर रही हूँ रोज, दिन में 3 बार करती है तो मैं। फैंटास्टिक। तो क्या आपको ये पता है कि वो टेक्निक आप नींद के लिए भी कर सकते हो, स्लीप से पहले के लिए भी कर सकते हो? नहीं मैम, उससे मेरा थोड़ा ये पता चलता है, मेरे मुंह में दर्द हो रहा था, उसमें कुछ जी, फर्क लग रहा है मेरे को, फर्क लग रहा है मुंह फैंटास्टिक। में। वो यस यस यस, टैपिंग से फर्क पड़ता ही पड़ता है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सोने से पहले इसको करोगे, इससे आपको नींद पर भी काफी असर पड़ेगा। इनफैक्ट हमारे पास संजीवनी की ही एक थे, हमारे पार्टिसिपेंट थे, जब मैं सेंटर में थी तब उनसे मुलाकात हुई थी। उनका पूरा इंसोम्निया का प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ टैपिंग से गया था, तो वो चीज बहुत यूज होगी। पर टैपिंग आप सोने से पहले कर सकते हो, उसके साथ आपने ये जो बाकी चीजें जो मैं अभी आपको बता रही हूँ ना, इसको करना बहुत जरूरी है। अगर हो पाए तो जो राइटिंग की भी एक्सरसाइज है जो आप सुबह कर रहे हो ना, अगर हो सकता है तो इसको रात में शिफ्ट करिए सोने से पहले, ताकि उससे क्या हो जाएगा, पहले तो आपके सारे जो चल रहा होगा ना दिमाग में, बहुत सारे विचार विचार विचार, वो पहले तो बाहर निकल जाएंगे। दैट इज वन। सेकेंड चीज जो होगी वो है, उसके फॉलोइंग आप जब टैपिंग करोगे तो आपको थोड़ा सा ऑलरेडी आप बेटर लग रहा होगा, और उसके बाद जो टैपिंग आएगा उससे आपका माइंड जो है वो शांत हो जाएगा, ताकि जब आप सोने जाओ तो आपको अच्छे से नींद लगना शुरू हो जाए। पर इसको समय लगेगा, इसको एकदम से नहीं जाएगा, ये थोड़ा समय दीजिए। पर टैपिंग इज वेरी वेरी यूजफुल जब नींद की जिनको प्रॉब्लम होती है ना, इसमें होता ही होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि टैपिंग से आपके नींद में कोई हेल्प नहीं हुई, ऐसा कोई क्लाइंट मुझे कभी बोलता नहीं है। तो इससे फर्क जरूर पड़ेगा। पर मैं ये भी आपको कहूंगी कि टैपिंग करने से पहले अपना लिखने वाली जो एक्टिविटी है इसको शाम में करिएगा, यानी कि सोने से पहले करिएगा। दैट इज वन। सेकेंडली, जो आप कह रहे हो कि विचार जो बहुत ज्यादा है जिसके कारण आप टेंशन में रहते हो, और वो टेंशन से लेके अभी वो टेंशन 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 इतना हो गया है कि अभी शरीर ले नहीं पाता है। अभी शरीर ले नहीं पाता है तो क्या हो गया, उसको नींद ना आने वाली प्रॉब्लम बन गया वो। तो पहली चीज आपने क्या करनी है अपने ऊपर, जो कि है आपका जो टेंशन वाले विचार है, इस पर भी आपको काम करना है, राइट। तो ये जब आपको काम करना है, पहला चीज है, टेंशन एक बहुत ही जनरल टर्म हो गया, आपको पता करना है जब टेंशन होता है तो मुझे कौन सा फीलिंग आता है। क्या मुझे पिछली बातों को याद कर करके गुस्सा आ रहा है, या मुझे आगे क्या होने वाला है उसके बारे में सोच के घबराहट हो रही है। तो पहली चीज ये है कि इसको जानिए कि मुझे दो में से हो क्या रहा है। एक बार आपको वो पता चल गया ना, तो आपकी आधी जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो जाती है। तो पहले उसको नाम दीजिए, मुझे इस वक्त क्या फील हो रहा है, क्या अनुभव हो रहा है। एक बार वो पता चल जाए, उसके बाद आप बैठ के लिखिए। लिखना एक प्रकार से वो टेप रिकॉर्डर वाली एक्सरसाइज जैसे, मतलब ध्यान आपका प्रेजेंट मोमेंट में आएगा जब आप लिखना शुरू करोगे। अगर लग रहा है कि मुझे इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं लिख भी नहीं पा रही हूँ, तो सबसे पहले ग्राउंडिंग टेक्निक करिए, जैसे मैंने आज आपको बताया 5 4 3 2 1 वाली। 5 चीजें देखिए, 4 छुइए, 3 सुनिए, 2 सूंघिए, 1 जी। अगर ये 5 चीजें आप करोगे तो एकदम से आपको पता चलेगा, वो जो इमोशन है, वो जो अनुभव कर रहे हो, उससे आप थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाओगे, ध्यान शरीर में आ जाएगा। उसके बाद आप लिखने वाली एक्सरसाइज कर पाओगे। लिखने के बाद आपको और शांत फील होगा। उसके बाद टैपिंग करिएगा, और टैपिंग करने के बाद सो जाइएगा। टैपिंग के बाद बिल्कुल ये नहीं है कि मुझे अभी अच्छा लग रहा है, चलो देख लेते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज किसका आया, ये आपने बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि उससे वो पूरी प्रक्रिया दोबारा से आपको करनी पड़ेगी। तो एक बार टैपिंग हो गया, बस लेट जाना है, चादर लीजिए, सो जाइए, बस यही करना है। उसके बाद आपने बात भी नहीं करनी है। एक बार आपका टैपिंग हो जाए तो फोन पे भी किसी से बात नहीं करनी है, घर पे भी किसी से बात नहीं करनी है। ये पूरा इतना आप फॉर्मेट फॉलो करिए, और इसको करिए, यानी कि आपको, जैसे मैं कह रही हूँ कि 90 डेज वाला है, इसको इसी फॉर्मेट में स्पेशली आपके लिए बता रही हूँ मैं, इसको ऐसे ही करिए।
और 90 डेज के बाद आप मुझे बताइए अगर आपके स्लीपिंग में अगर कुछ भी फर्क आता है या नहीं आता है। और मैं आपको इतना गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप मेडिसिन से आप पूरी तरीके से आप पूरा मेडिसिन आपका बंद हो सकता है इस इतने टेक्निक से। मेडिसिन मैडम मेरे फुलावट भी आ गई है। जी 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 जी। इंसोम्निया की जो मेडिसिन है ना, स्पेशली जो ये नींद ना आने वाली गोलियां है, ये सिर्फ और सिर्फ टेंशन वाले लोगों को दी जाती है। ये कोई फिजिकल बीमारी नहीं है आपकी कि मुझे इस चीज के कारण मुझे नींद नहीं आ रही। इट इज ओनली टेंशन जो होता है उससे होता है। तो अगर वो आप कर सको तो आपकी ये गोली बंद हो जाएगी। मतलब वैसे ही इतना सारा खा रहे हैं, कितना ट्रीटमेंट चल रहा है, उसमें क्यों एक और गोली देनी है ना शरीर को, बंद कर दो उसको, है ना। मैं जैसे सोती हूँ नहीं, सोती हुई मेरे जो आवाज में बोलती हूँ ना, वैसे मैं बोलती हूँ, मेरे को पता रहता है, आँख खुली रहती है, मेरे को पता नहीं था मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे को ये भी पता नहीं चलता है। राइट। ये सब मैं समझ रही हूँ। ये सारी यही प्रक्रिया है कि शरीर थक रहा है पर मन थक बिल्कुल नहीं रहा है। ये प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि इतना सारा भरा हुआ है ना, तो जाएगा कहाँ वो, उसको रास्ता तो दीजिए बाहर जाने का। अगर जाएगा नहीं तो वो इधर इधर टेप रिकॉर्डर चलता रहेगा। तो टेप रिकॉर्डर निकालने से पहले रील निकालिए उसमें से बाहर। जब तक रील नहीं निकालोगे वो दोबारा दोबारा चलती रहेगी, है ना। तो वो चीज आपने करनी है। वो रील निकालने वाला काम हम नहीं कर पाएंगे आपके लिए, वो आप ही कर सकते हो अपने। सही, ठीक है, वेलकम। थैंक यू पारुल जी। मैम अनीता चौधरी जी हैं, उनका सवाल चैट पे जैसे लिखा उन्होंने, मुझे 2 साल बाद भी सेम प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं? ओके अनीता जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ जी अनीता जी। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मेरा कीमो खत्म होने के बाद भी मेरे लेफ्ट साइड में ऑपरेशन हुआ था, वो पैर में झंझनाहट अभी भी है, हाथ की उंगलियों में भी है, उंगली के जो टिप है उसमें भी झंझनाहट है और पैर में भी झंझनाहट है और पैर भी ऐसे भी बहुत दुखता है पैर। ओके तो अनीता जी ये एक्चुअली प्रोबेबली एक डॉक्टर आपको बता पाएंगे। मैं सिर्फ मेंटल हेल्थ के बारे में आपको बता सकती हूँ, यानी कि आपके मानसिक स्वास्थ्य वाले सवाल मैं आंसर कर पाऊंगी। आपके जो फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड है उसके लिए हमें एक फिजिशियन चाहिए रहेंगे, जो कि यानी कि डॉक्टर्स चाहिए रहेंगे इसके लिए हमें। अनीता जी जब डॉक्टर्स हमारे आएंगे प्लेटफॉर्म पे तब हम आपका ये सवाल जरूर लेंगे। मैम आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं सुनीता वर्मा जी की तरफ से। जी सुनीता जी प्लीज पूछिए। नमस्ते मैम। नमस्ते। हाँ मैम, मुझे भी मतलब नींद रात में कभी कभी सो जाते हैं, कभी कभी एकदम नींद नहीं आती है, भर रात ऐसी जगह रह जाते हैं, इसके लिए क्या करना होगा? ओके पहले आपने वो पूरा अभी पिछला वाला जवाब सुना सुनीता जी? जी जी जो मैंने उनको बताया। जी 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 क्या आपको वो पूरी प्रक्रिया समझी जो मैंने उनको एक्सप्लेन किया, आपने कैसे करना है, उसको किस ऑर्डर में करना है? ठीक से नहीं समझ पाया मैम। ओके पहले तो मुझे बताइए आप क्या क्या कर रहे हो अभी तक, जो मैंने अभी तक समझाया उसमें से क्या क्या कर रहे हो? टाइपिंग तो दर्द के लिए करते हैं, उसमें थोड़ा सा राहत लगता है हमको जी। और बाकी जो चीजें मैंने बताई है वो लिखने के लिए जो बोले हैं वो लिख रहे हैं। रोज लिखते हैं? जी। अच्छा ओके और लिख के फाड़ देना है कि रखना है? आपकी मर्जी है। मैं खुद तो फाड़ के फेंक देती हूँ, मैं जला भी देती हूँ, मैं फेंक भी देती हूँ कूड़े में। तो मैं जो लिखती हूँ तो मैं फेंक देती हूँ, आप भी फेंकिए, कोई बात नहीं, कचरा है एंड ऑफ द डे, तो कचरे की तरह फेंक दीजिए उसको, है ना। जी लिखते हो, उसके बाद बाकी क्या क्या करते हो? टाइपिंग करते हैं, लिखते हैं, कभी कभी उल्टा भी कर लेते हैं। ओके तो जो मैंने पिछले हमारे व्यूअर का जो सवाल था, क्योंकि वो ऐसा ही है, लगभग यही सवाल था कि नींद आने की प्रॉब्लम हो रही है। तो पहली चीज जो मैं बताऊंगी वो है कि आपने जो लिखने वाली एक्सरसाइज है उसको हो सके तो रात में करिए, सोने से पहले। रात में? हाँ सोने से पहले करोगे तो जैसा है वो, क्योंकि सोना, हमें नींद कब नहीं आती है? जब हमारा शरीर थकता है पर मन नहीं थकता, ये प्रॉब्लम है। तो नींद इसीलिए हमें प्रॉब्लम हो जाती है कि शरीर तो सोना चाह रहा है पर मन सोने ही नहीं दे रहा है हमें, ये हो रहा है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट क्या है हमने करना है कि वो जो विचार चल रहे हैं ना उसको शांत करना है पहले। जब वो शांत होगा तब वो सोना जाएगा। तो शांत करने के लिए क्या है प्रक्रिया? पहली है जो कि है लिखने वाली प्रक्रिया।
लिखने से पहले अगर आपको लगता है कि इस वक्त मुझे बहुत शायद गुस्सा आ रहा है इसको या डेली कुछ, लिखना है। हाँ, डेली लिखना है। ऐसा एक भी दिन नहीं है जिस दिन नहीं लिखना है, आपको रोज लिखना कंपलसरी है। ऐसे समझिए कि जैसे डॉक्टर आपको दवाई देता कहता है ना रोज खाना है आपने, क्या आप उसको बोलते हो नहीं मेरे को आज दर्द होगा तब मैं खाऊंगी, कल तो मैं नहीं खाऊंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हम ये नहीं बोलते ना, हम रोज खाते हैं जब डॉक्टर देता है हमें दवाई तो ये कुछ चीजें आपके मन के लिए समझिए, ये मन के लिए दवाई है। आपको आप अगर एक दिन करोगे दूसरे नहीं करोगे तो उसका इफेक्ट नहीं होगा। जैसे कि गोली का होता है, गोली काम नहीं करेगी अगर एक दिन खाओगे फिर 2 दिन बाद खाओगे तो, है ना। अच्छा। वैसे ही आपने ये रोज करना जरूरी है। वो करने से पहले यानी कि लिखने से पहले आप वो जो आज मैंने आपको समझाया उससे शुरू करिए। 5 4 3 2 1 वाली जो एक्सरसाइज समझाई ना मैंने, 5 4 3 2 1 3 2 1 जो है, इससे क्या होता है मैम? इसको हम नहीं समझ पाए ठीक से। हाँ, इससे क्या होता है कि देखिए जब आपको गुस्सा आता हो तो आप समझोगे जब गुस्सा आता है ना तो हम हमारे विचारों में ज्यादा होते हैं। हमें सामने वाले ने क्या शब्द इस्तेमाल किए, किस तरीके से बोला, इन चीजों पे हमारा ध्यान ज्यादा रहता है। या अगर कोई पुरानी बात हो तो हमें वो सारा कुछ याद आता है, उसने मुझे कैसे बोला ये सब याद आता है ना। तो जब हमें गुस्सा जब आता है ना तो हमारे जो विचार है वो यहाँ नहीं रहते हैं, वो कहीं आजू बाजू में उड़ते रहते हैं। और जब हम ऐसे रहते इस स्थिति में रहते हैं ना तो हमारे शरीर के साथ जो कनेक्शन है ना वो कहीं पे डिस्कनेक्ट हो जाता है, यानी कि हम सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं शरीर से उस वक्त, क्योंकि वो इमोशन इतना स्ट्रांग होता है गुस्से वाला या समझिए घबराहट वाला। तो ये जो विचार जब आते हैं तब हम शरीर से थोड़ा सा ना डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो जब हम ये 5 4 3 करते हैं इसमें क्या हो रहा है, हमारा सारा ध्यान कहाँ पे आ रहा है, शरीर में वापस ला रहे हैं हम, क्योंकि हम देख रहे हैं यानी कि ध्यान कहाँ आया, आंखों पर आया ना। सुन रहे हैं तो कहाँ आया, ध्यान कान पर आया। तो जब हम ये करते हैं तो हमारा जो डिस्कनेक्शन हुआ है ना, यानी कि शरीर से हम अलग हो गए हैं, वो शरीर में दोबारा आ जाता है। और जैसे ही शरीर में दोबारा आएगा तो आपको पता चलेगा ये जो विचार थे जिसका एक्चुअली आपको कोई फायदा हो नहीं रहा था, वो एकदम जो तीव्रता होती है ना, बहुत ज्यादा लग रहा है, वो इतनी हो जाती है। और अक्सर जब इतनी हो जाती है तब आपको खुद ही लगेगा कि अरे ये क्या है, मतलब ये सोचने की जरूरत ही नहीं है, मैं क्यों सोच रही हूँ 10 साल पुरानी बात क्यों सोच रही हूँ इस वक्त। कभी कभी ये हो जाता है टीवी पे हम कोई चीज देख रहे होते हैं, कोई झगड़ा देख रहे हैं, जैसे पति पत्नी का झगड़ा दिखा रहे हैं किसी सीरियल में, वो देखते देखते हमें हमारे कुछ पिछली बातें याद आना शुरू हो जाती है और फिर हम उसी चीज को सोचते हैं। होता है, सबके साथ होता है। तो वो टीवी का सीरियल तो रह ही जाता है, वो खत्म भी हो जाता है, पर हमारा सीरियल चलता रहता है पूरे टाइम। तो उस वक्त अगर हम ये चीज करेंगे तो क्या होगा, आपका पूरा ध्यान जो है वो यहाँ पे आ जाएगा और वो जो आपका विचार कर रहे हो ना वो बंद हो जाएगा और आपका ध्यान दोबारा सीरियल में जाएगा। ये उसका फायदा होता है ये 5 4 3 2 1 का। जी मैं समझ रही हूँ सुनीता जी, हम सबके साथ होता है, कोई मतलब इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, बट अगर इस पर हम काम नहीं करेंगे तो इससे गड़बड़ होती है। जैसे कि नींद नहीं आना, जी नींद नहीं आने से बस पिछली बात सब मतलब आते रहता है, कहाँ कहाँ चला जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता है। जी मैं समझ रही हूँ, पूरी बात आपकी समझ पा रही हूँ, बट आपको अगर आप ये चीजें कर पाओ तो इसमें जब आएगा, इसमें फर्क जरूर आएगा। जो नींद, स्पेशली नींद वाली प्रॉब्लम, क्योंकि ये हमने देखा है, क्लाइंट्स ने खुद आके बोला है कि अभी मुझे दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सोते ही जैसे बेड पे सोती मुझे नींद आ जाती है, ये बोलते हैं लोग। यानी कि ये फायदा तो करता है ये सारी चीजें, तो इसको करिए। आप करोगे इसको रोज रोज तो आपको आएगा फायदा। तो 3 महीने बाद आपने मुझे खुद आके बोलना है कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मैं अच्छे से सो पा रही हूँ। ठीक है? ठीक मैम, आज से हम रेगुलर कर देते हैं। पक्का, चलो बढ़िया, वेरी गुड, थैंक यू, वेलकम वेलकम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। सेशंस सभी को बहुत पसंद आते हैं, जैसे कि कमेंट्स भी आ रहे थे चैट में, आपके सेशंस बेस्ट होते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जैसे कि मैं चैट पे लिख रही हूँ कि मैम का जो आपका रिटर्न वाला सेशन आपको समझ में नहीं आया, उसमें क्या करना है, तो मैं रिपीट करती हूँ आपके लिए कि ये जो सेशन है जो आप नहीं सुन पाए वो अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप हमारा जो मेन चैनल है संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर जिस नाम से है, आप प्लीज उस पे जाइए, वहाँ पे देखिए हमारे सेशन सारे जो भी पिछले दिनों में हुए वो सारे अवेलेबल हैं। तो आप उनके जब चैनल पे जाएंगे उसको सब्सक्राइब कीजिए और उसके वीडियोस पे जब आप जाएंगे तो आप सेशन वाइज सेशन 1 2 3 4 करके सारे कुछ अवेलेबल है, तो प्लीज उनको जाके देखिए
और मैंने एक मैसेज देखा था ये भी कि योगा और डाइट को लेके, न्यूट्रिशन को लेके किसी को सवाल था कि आप वापस चाहते थे कि योगा का कुछ बताएं। तो वैसे तो जॉनिता मैम और दिनेश सर हमें फिर से ज्वाइन करेंगे, लेकिन जो हमारे जो पिछले सेशन में सिखाया गया मैं सेम रिपीट करूंगी। हमारे यूट्यूब पे सारे कुछ अवेलेबल है। इन केस अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप प्लीज अपने काउंसलर्स को पूछिए, वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको लिंक शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और आगे आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे। आगे बहुत कुछ सीखने को है और बहुत कुछ सिखाने को है, तो प्लीज इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, आसपास खुशी बना के रखिए और याद रखिए आप हो तो हम हैं, आप नहीं तो हम कुछ भी नहीं। कल तक के लिए